हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फोर्थ धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हमने अभी तक 12th में पढ़ लिया आवेश से संबंधित विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव और धारिता। ये तो पढ़ा हमने चैप्टर 1-2 में। चैप्टर 3 है धारा विद्युत और चैप्टर 4 है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, इसमें सबसे पहले धारा का चुंबकीय प्रभाव में एक वैज्ञानिक था ऑरेस्टेड। इसने एक प्रयोग किया छोटा सा। क्या किया प्रयोग और क्या उसने इस प्रयोग से सीखा, क्या बताया, क्या नियम है, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग की बात करें, ऑरेस्टेड का प्रयोग। ऑरेस्टेड के प्रयोग में क्या लिया गया, देखो इस डायग्राम में देखें आप। ऑरेस्टेड के प्रयोग में क्या लिया गया, सबसे पहले लिया गया एक, यहाँ पर देखो सबसे पहले लिया गया एक चुंबकीय सुई। यह है चुंबकीय सुई और इसके पास एक धारा बहाने के लिए एक तार रखा गया है। शुरू में आप देखो तार कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो धारा बह नहीं रही है, तो इसमें विक्षेप क्या आएगा, शून्य आएगा। ये जो चुंबकीय सुई होती है, कंपास नीडल, ये विक्षेप कब देगी, इसमें विक्षेपण कब मिलेगा, जब इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाएगा। अब इस चुंबकीय सुई को पृथ्वी पर कहीं भी लेकर चलोगे, इसमें विक्षेपण आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर भी किसका चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का खुद का भू चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर इस सुई को पृथ्वी पर कहीं भी लेके जाएंगे तो आपको इस सुई में विक्षेपण मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी पर सब जगह पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। राइट, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिला, इसलिए विक्षेपण 0 है। जैसे इस कुंजी को बंद कर देंगे हम, देखो कुंजी को बंद कर देते हैं, इस कुंजी को बंद कर दिया, तो कुंजी को बंद करते ही देखो आप सुई में विक्षेपण मिल गया। ठीक है, तो ये चुंबकीय सुई का वास्तविक चित्र है और ये कुंजी का वास्तविक चित्र है। कुंजी बंद करेंगे, विक्षेपण मिलेगा, कुंजी खुली रहेगी, विक्षेपण नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको परिपथ चित्र से समझते हैं। ये वास्तविक चित्र था। अब देखो इसका परिपथ चित्र। परिपथ चित्र में आप देखिए, ये देखो परिपथ चित्र है। बैटरी हमने जोड़ दी, बैटरी हमने यहाँ पे लगा रखी है, ये प्लस है, ये माइनस है, बट कुंजी यहाँ पे खुली हुई है। कुंजी क्या है, यहाँ पर खुली हुई है, कुंजी यहाँ पर खुली हुई है, हटी हुई है। तो कुंजी खुली होगी अगर, तो खुली कुंजी में धारा तो बहेगी नहीं, तो कुंजी खुली है, धारा का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखो चुंबकीय सुई इस तरह से रखी हुई है, इसमें कोई विक्षेपण नहीं है। ये वही चुंबकीय सुई, इसका चित्र हमने देखा अभी। ठीक है, तो इसमें कोई विक्षेपण नहीं है। अब आप कुंजी बंद करोगे, यहाँ पे कुंजी क्या कर दी, डॉट लगा दिया, इसका मतलब कुंजी को बंद कर दिया गया। अब कुंजी को बंद कर देंगे मतलब धारा बहने लग गई। अब ये धारा बहेगी तो चुंबकीय सुई देखो यहाँ से इस तरह से घूम जाएगी और ये इस तरह का विक्षेपण आपको इसमें देखने को मिला। ये सुई पहले से थी, अब ये सुई इस तरह से हो जाएगी, थोड़ा सा इधर घूम गई तार की तरफ, थोड़ा सा ये तार की तरफ घूम गई। हो सकता है इसको तार से क्या मिला, वो आकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण मिला, तो ये चुंबकीय सुई तार की तरफ घूम गई। और अगर हम इस बैटरी को उल्टा कर दें, आपको पता है ऐसे बैटरी प्लस ये रही माइनस, यहाँ उल्टा कर दिया माइनस प्लस, बैटरी को उल्टा करेंगे तो क्या उल्टी होगी, धारा की दिशा। अगर धारा की दिशा बदल दी जाए तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई का विक्षेपण है, पहले उधर गई थी, अब ये उल्टी दिशा में विक्षेपित होगी। पहले ऐसे हो गई थी, अब ये विक्षेपण इसका कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो धारा की दिशा बदलते हैं तो विक्षेपण की दिशा बदल जाती है। धारा को बंद कर देते हैं तो विक्षेपण नहीं मिलता है। तो कुल मिला के हम देखें, इस चुंबकीय सुई को विक्षेपित करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, तार में बहने वाली धारा की। अगर तार में बहने वाली धारा होगी तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आपने इस चित्र में देखा था, चुंबकीय सुई में विक्षेपण मिलेगा। अगर धारा बहेगी तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात को हम कंक्लूजन में कहें तो हमने क्या पढ़ा, देखो चैप्टर नंबर जो है आपका 4th है, चैप्टर नंबर 4th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऑरेस्टेड प्रयोग हमने पढ़ लिया। उस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं, जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम, जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो कैसा सकेंद्रीय वृत्त कैसे दिखते होंगे वो देख लो। सकेंद्रीय वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये धारा बह रही है, ये तार में धारा बह रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये आसपास क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र, और ये सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में
बन जाता है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करें अगर, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसको इस तरह से देखेंगे हम। तार में धारा बह रही है, ये मैंने तार बना दिया, तार में धारा बह रही है आई, तो तार के आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कुछ इस तरह से देखो, हम इस तरह से सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करोगे आप बी से। चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है बी से। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के अलावा इसका और क्या हम कह सकते हैं, और क्या नाम कह सकते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र के अलावा, अथवा इसको हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोलते हैं इसको। कई बुक्स में आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दिया रहेगा, तो भी इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र ही है। यहाँ फिर इसको बोलते हैं, अथवा इसको बोल सकते हैं चुंबकीय प्रेरण। इसको चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। कई सवालों में आपको केवल चुंबकीय प्रेरण का मान दिया जाएगा, इसका मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी आपको पता होना चाहिए इसका मात्रक क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, पहला मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है इसका टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र को नापेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनिट टेस्ला। ठीक है, तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है, इकाई होती है, मात्रक होता है। इसके अलावा एक यूनिट और है, टेस्ला के अलावा दूसरी यूनिट जो बनेगी इसकी वो है गाउस। जैसे आपको पता है यूनिट, इकाई किलोग्राम ग्राम दोनों होती हैं, वैसे टेस्ला गाउस दोनों होती हैं। तो टेस्ला और गाउस दोनों होती है, तो आपको इनके बीच में संबंध भी तो पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 टेस्ला में कितने गाउस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, देखो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गाउस। 10 की घात 4 गाउस मिलकर 1 टेस्ला बनाएंगे। ठीक है, तो ये एमकेएस पद्धति की है, ये सीजीएस पद्धति की इकाई है। हमें मिल गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, जो हम ये यूज़ करेंगे टेस्ला या फिर गाउस, दोनों यूज़ करेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो तार के आसपास क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। मात्रक तो आ गया, मान भी हम पढ़ेंगे, मगर मान से पहले हम सबसे यहाँ पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकलेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए आप देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम पढ़ेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसको, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हमें लगाना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए। ठीक है, अब ये देखो धारा की दिशा बह रही है, धारा ऊपर की तरफ जा रही है, और घूमी हुई उंगलियां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। घूमी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है वो देखो। इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि हाथ का अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रभावित करे, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ये नियम है जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हम लगा रहे हैं। वो क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखो यदि किसी चालक के दाहिने हाथ से पकड़ा जाए तो हाथ का अंगूठा क्या करेगा, चालक की धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो घूमी हुई उंगलियां जो होगी, मुड़ी हुई उंगलियां, घूमी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। घूमी हुई उंगलियां, ये नियम आगे आएगा, भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आप देख लो, घूमी हुई उंगलियां जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो अगर किसी तार को दाएं हाथ से पकड़ा जाए, आपने लिखा क्या है, तार को दाएं हाथ से पकड़ा जाए तो अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो घूमी हुई उंगलियां क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो ये अंगूठे का नियम हम पढ़ेंगे इसमें। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देख लो, ये तार में धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ भी देखो इस डायग्राम में, तार अगर पकड़ा हुआ है तो अंगूठा ऐसे रखा हुआ है, धारा बाहर की तरफ आ रही है, तो ये उंगलियां क्या करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अगर तार ऐसे रख दिया जाए तो अंगूठा ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से प्रदर्शित की जाएगी। और यहाँ पर तार को ऐसे रखा जाए
तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, अब इसको बनाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करें, समझें इसको कैसे बनता है। वो देखो, हम जैसे डायग्राम में बनाते हैं तो डायग्राम में तो आपने बना दिया तार, ये रहा, धारा ऊपर की तरफ है ऐसी, और तार के आसपास क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, घूमा हुआ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, बट ये फिगर ध्यान से देखोगे तो ये 3D फिगर हुआ, तार ये रहा, अंगूठा, तार की धारा की दिशा, और ये उंगलियां हैं, ये घूमी हुई उंगलियां आसपास चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, उंगलियां ऐसे घूम रही है ना, तो ऐसे घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। मगर ये जो चित्र मैं बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये तो है आपका 3D डायग्राम। हमें चाहिए चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल पर। तो अगर सपोज करें कागज का तल है और आपको बता दिया कि ये धारा बह रही है आई, धारा बह रही है आई, ठीक है, हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होगा तार के इस तरफ और इस तरफ, चारों तरफ नहीं चाहिए, क्योंकि डायग्राम 3D नहीं है हमारे पास, डायग्राम हमारे पास 2D है, तल में है। ठीक है, तो ये तार है, धारा बह रही है, इधर और इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है आपको, तो वही दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम काम में लेंगे। कैसे लेंगे देखना, धारा की दिशा में अंगूठा रख दिया, धारा की दिशा में अंगूठा रख दिया, उंगलियां इधर ले गए दाईं तरफ, तार के दाईं तरफ। अब बताओ उंगलियां घूमेगी तो कहाँ घूमेगी, अंदर की तरफ। उंगलियां कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे उंगलियां अंदर की तरफ घूम जाएंगी। तो अंदर की तरफ घूम जाएंगी तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, और अंदर की ओर को चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस बनाया जाता है। ठीक है, अब इधर देखो, धारा बह रही है, ऊपर की तरफ अंगूठा रख दिया धारा की दिशा में, तार के इस तरफ आ गए, इस तरफ रखा हाथ, अब उंगलियां घूमेंगी तो कहाँ घूमेंगी, बाहर की तरफ, ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ पे बना दिया मैंने डॉट। डॉट बनाते हैं तो ये बताता है दिशा बाहर की ओर, बाहर की ओर की दिशा बताएगा। और अगर मैं क्रॉस बनाता हूँ तो आपको समझ में आ गया, क्रॉस का मतलब क्या होगा, अंदर की ओर। क्रॉस मतलब होता है अंदर की ओर, डॉट मतलब होता है बाहर की ओर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं, दिशा निकालते हैं। देखो, दिशा निकालने की कोशिश करें कि तार में धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, तार की दोनों तरफ आपको बताना है। सपोज करें तार मैंने ऐसे ले लिया है रहा, अब धारा, तार इस तरफ धारा बह रही है, तो तार की दिशा, धारा की दिशा में तो अंगूठा रख दो, ये रख दिया अंगूठा। ठीक है, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, उंगलियां ऊपर ले जाओ। अब उंगलियां घूमेगी, कहाँ घूमेगी, अंदर की तरफ घूमेगी ना, यहाँ हाथ ऐसे रखोगे तो उंगलियां अंदर की तरफ घूमेगी, तो यहाँ बनेगा अंदर की तरफ। और अगर नीचे की तरफ चाहिए तो यहाँ हाथ नीचे रखा, तो अब उंगलियां घूमेगी कहाँ, बाहर की तरफ, तो यहाँ आएगा बाहर की तरफ। ठीक है, और जो घूमी हुई उंगलियां थी वो देख सकते हो, तार में धारा इस तरह से बह रही है, उंगलियां घूमेगी तो ऊपर तो अंदर की तरफ, और नीचे से क्या होगा, बाहर की तरफ आएगी, और ऊपर से अंदर की तरफ जाएगी। वो पूरी घूमी उंगलियां हैं। मगर ये घुमा हुआ 3D डायग्राम नहीं बनाना है, हमें केवल ऊपर बताना है, तो ऊपर अंदर की तरफ, और नीचे बताएंगे तो बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए इस तरह से दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम काम में लेते हैं। राइट, इसके अलावा देखो, तार में धारा बहती है तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब तार सीधा हो ऐसा जरूरी नहीं है, तार आपके पास इस तरह से वृत्ताकार भी हो सकता है, वृत्ताकार लूप भी हो सकता है। इसमें धारा बह रही है, देखो ऐसे, इसमें धारा ऐसे बह रही है। ठीक है, इसमें भी वही दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाओ, धारा की दिशा में आप अंगूठा रख दो। यहाँ पे आपको पता है धारा बह रही है, तो यहाँ पे धारा की दिशा इस तरह से है ऊपर की तरफ, यहाँ पे धारा की दिशा इस तरह से है, यहाँ पे धारा की दिशा इस तरफ से है, और यहाँ पे धारा की दिशा ऐसे है। ठीक है, तो धारा की दिशा ऐसे है, अब बताओ धारा ऐसे, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ, इधर क्या होगा, बाहर की तरफ। तो इधर बना दिया चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, इधर बना दिया बाहर की तरफ। देख लो, अंदर और बाहर। इधर देखो, इधर धारा ऐसे बह रही है तो ऊपर क्या होगा, अंदर की तरफ, नीचे क्या होगा, बाहर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। इधर देखो, धारा नीचे की तरफ, इधर होगा अंदर की तरफ, इधर होगा बाहर की तरफ। तो ये फिर से डॉट बना दिया, यहाँ क्रॉस बना दिया। इधर देखो, धारा की दिशा इस तरह बह रही है, ऊपर क्या होगा, बाहर की तरफ, नीचे क्या होगा, अंदर की तरफ। तो ये आ गया बाहर की तरफ, ये हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, तो वृत्ताकार लूप है, इसमें देखोगे वृत्ताकार लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ, और वृत्ताकार लूप के बाहर की तरफ कैसा चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, बाहर, वो है क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर की ओर। ठीक है, तो ये अंगूठे का नियम लगा के हम धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लेते हैं। अब इसका कई बार इस्तेमाल करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक, अब हम बात करें आगे, तो अब हमें चाहिए होगा मान
के बारे में बात करें, अब हम दिशा की बात हमने कर ली है, और भी करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, क्रॉस होगा कि डॉट होगा, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें चाहिए होगा इसका मान। तो मान निकालने के लिए हम क्या करें? मान निकालने के लिए हमें कौन सा नियम पढ़ना पड़ेगा? मान निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बियो-सावर्त का नियम या बाओ-सावर्त का नियम। बियो भी लिखते हैं, बावर्त भी लिखते हैं, बियो या बाओ-सावर्त का नियम। इंग्लिश में इसको आप BIOT कहते हैं, तो बियो कह लो या बायो कह लो, सावर्त लॉ। ठीक है, तो बाओ-सावर्त का नियम या बियो-सावर्त लॉ, शॉर्ट में इसको लिखेंगे BSL। ठीक है, अब ये नियम क्या होता है वो हम पढ़ें कि ये नियम क्या होता है। देखो, इस नियम को हम पढ़ते हैं। क्या है ये नियम? ये नियम दिया हुआ है किसी तार के अल्पांश अल्प टुकड़े के कारण। तो मान लो तार का टुकड़ा मैंने लिया, इस तरह से तार का टुकड़ा है, तो तार का टुकड़ा फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। फिक्स कर देंगे तो तार हो सकता है सीधा हो, तार हो सकता है वृत्ताकार रूप में हो, तार कैसा भी घूमता हुआ हो, वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो, मगर जब तक फिक्स नहीं है तब तक मैं तार का डायग्राम ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, अब इस तार के कारण R दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु पर हमें चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो बियो-सावर्त ने बताया कि तार का एक अल्पांश मतलब उसका अल्प टुकड़ा जिसकी लंबाई क्या होगी DL, ये अल्पांश है। धारा बह रही आई, ये अल्पांश यहाँ पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा DB। ये अल्पांश अल्प टुकड़ा अल्प चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा DB। ठीक है, तो ये जो DB होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो बियो-सावर्त नियम के अनुसार ये DB सबसे पहली बात इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है। मतलब जितनी धारा बहेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना प्रबल आएगा। पॉइंट नंबर 2, DB का मान मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई के भी क्या होगा? समानुपाती। DL क्या है? अल्पांश की लंबाई है। जितनी लंबाई होगी उतना चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तीसरा आप देखो, तीसरा मान जो होता है कि DB का मान समानुपाती है साइन थीटा के। अब थीटा, साइन तो ठीक है, फंक्शन है, फलन है, मगर थीटा कोण क्या होता है वो देखो आप। तो अल्पांश ये रहा, तो अल्पांश की स्पर्शरेखा मतलब अल्पांश की दिशा तो ये रही, ये अल्पांश की दिशा है, और बिंदु की दिशा आपकी इस तरफ है। बिंदु किस तरफ है? बिंदु की दिशा इस तरफ है, बिंदु ये है, तो बिंदु की दिशा क्या हो जाएगी? R कैप। अल्पांश की दिशा क्या हो जाएगी? ये DL वेक्टर, ये रहा, ये अल्पांश का सदिश है, ये R का सदिश है, इन दोनों के मध्य कोण है थीटा। तो इस थीटा के कोण का साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, साइन फलन लेना पड़ेगा, ज्या फलन लेना पड़ेगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट इसमें कि DB का मान जो होता है वो बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कितना दूर है बिंदु? R दूरी पर है, तो दूरी जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना कम होगा। तो DB का मान दूरी के, बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये नियम मैंने समझाया आपको। लिखा हुआ कुछ इस तरह से है, लिखना है आपको नियम, तो ऐसे लिखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही अल्पांश के कारण, अल्पांश समझ गए आप? अल्प टुकड़ा, तार का अल्पांश, अल्पंश छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु क्या है? वो बिंदु P है, बिंदु हमारे पास बिंदु क्या है? किसी बिंदु P पर। हमें पता है कि बिंदु क्या हो गया? वो P हो गया। और धारावाही अल्पांश क्या हो गया? वो हो गया DL। अल्पांश जो लिया हमने DL लिया, ठीक है। पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया? DB हो गया। ये अलग से लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए आपको। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र अल्प होगा, इसलिए DB लिखा है, ठीक है। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, तो उसमें प्रवाहित होने वाला धारा क्या है? I है ना। अल्पांश की लंबाई, तो अल्पांश की लंबाई क्या है? DL है। एवं
अल्पांश की रेखा व बिंदु की स्थिति सदिश के मध्य कोण के ज्या के समानुपाती होता है। 3 के समानुपाती होगा, मैंने आपको बताया कि 3 के समानुपाती है, dB का मान धारा के समानुपाती है, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती है और अल्पांश का सदिश और बिंदु के सदिश के मध्य कोण के साइन के समानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती किसके है? दूरी के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो समानुपाती खत्म होता है, एवं बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये है हमारा बायो सावर्त का नियम, बियो सावर्त का नियम, जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को बतलाता है, दर्शाता है। ठीक है, तो इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को थोड़ा सा और पढ़ें। इन सब को हम कंबाइन कर लेते हैं। 4 आपको संबंध मिले, इन चारों को मिलाकर लिखें। तो मिला के कैसे लिखेंगे? तो dB समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती है। तो ये समानुपाती में मतलब किस, इन चारों पर निर्भर करता है। चारों को एक साथ लिख देते हैं। चारों को एक साथ लिखे तो क्या आएगा बताओ? I dl साइन थीटा बटा r²। और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तब एक नियतांक आएगा, उसको लिखेंगे हम μ0/4π। फिर आ जाएगा I dl साइन थीटा अपॉन r²। अल्पांश का जो मान है चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कंप्लीट आ गया, इक्वल टू का साइन आया। यहाँ तो था कि समानुपाती समानुपाती, समानुपाती का मतलब इन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब इक्वल टू का साइन आया तो dB का एक कंप्लीट सूत्र मिला आपको। क्या मिला? μ0/4π नियतांक है, I dl साइन थीटा अपॉन r² बियो सावर्त का नियम है। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि μ0 क्या होता है। जो नया नियतांक यहाँ पे हमने जोड़ा है ये है μ0, और μ0 क्या कहलाता है? μ0 कहलाएगा माध्यम की, कौन सा माध्यम है μ0? निर्वात की या वायु की चुंबकशीलता। μ0 क्या हो जाएगी? निर्वात की चुंबकशीलता। अभी तक आपने विद्युतशीलता पढ़ी थी, उसको हमने एप्सिलॉन नॉट से लिखा था। चुंबकशीलता आ जाएगी μ0, किसकी है? निर्वात की, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और μ0 का मान देखो क्या होगा? μ0 का मान हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7। अब μ0 का मान है 4π × 10⁻⁻7, नियतांक का मान तो है μ0/4π। तो अगर मुझे बताओ μ0/4π जो नियतांक चाहिए था आपको, वो तो आएगा 10⁻⁻7। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 10⁻⁻7। ठीक है, अभी नियतांक आपको बताता है कि मान कैसा मिलेगा। 10⁻⁻7 रखोगे तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो बहुत कम आएगा। तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चूंकि नियतांक 10⁻⁻7 में आ रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कम आएगा, अल्प आएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखें सदिश रूप में। इसी मान को हमें लिखना है सदिश रूप में। सदिश रूप में मान लिखना है तो dB, ये लिख दिया dB सदिश इक्वल्स टू μ0 I, आपको पता है dl साइन थीटा आता है, तो ये लिया dl क्रॉस, ये कर दिया मैंने r, dl क्रॉस r अपॉन 4π। ठीक है, r², बट r² तो पहले ही था। एक हार हम ऊपर मल्टीप्लाई, एक हार हमने किया तो एक हार को हम डिवाइड भी करेंगे। r से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों से करेंगे। मल्टीप्लाई किया वो तो आपको ऊपर दिख गया, डिवाइड किया वो नीचे आ गया, तो ये आएगा r³। तो dB का मान हो गया μ0 I dl क्रॉस r। क्रॉस क्यों आया? क्रॉस खोलेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। हमारे पास साइन थीटा पहले से था, वो हमने डाल दिया क्रॉस में। तो dl क्रॉस r अपॉन 4π r³, ये मिलेगा आपको चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप है। अल्प चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका सदिश रूप है। ठीक है, तो dl μ0 I dl क्रॉस r साइन थीटा। अब आप देखो इसमें ये आपको पता लगेगा सदिश गुणा हो रहा है। तो सदिश गुणा जो हमने किया है 11वीं कक्षा में, हम पता है कि I क्रॉस J करते हैं तो K आता है, J क्रॉस K करते हैं तो I आता है, I क्रॉस K करेंगे तो J आएगा। आपको पता है 3 लंबवत सदिश होते हैं, तो अगर कोई 2 गुणा करोगे तो तीसरा आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि क्रॉस गुणा के बाद जो आंसर हमें मिलेगा वो इन दोनों सदिशों के लंबवत होगा। तो हम कह सकते हैं, अतः ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर नोट करेंगे, अतः dB का मान dB इज परपेंडिकुलर टू dl, लंबाई के भी लंबवत होगा और r की भी लंबवत होगा।
dB dl और r दोनों के लंबवत होता है। dB dl के भी लंबवत है, r के भी लंबवत है। ठीक है, तो सदिश रूप हमने लिखा। सदिश रूप में हमें दिशा की बात की गई, तो दिशा की बात से हमें पता लगा कि dB का मान dl व r के लंबवत होगा। ठीक है, और हम बात करें देखो dB के लिए, और dB के लिए हम एक बात और करते हैं यहाँ पर, वो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको मिल गया था। आगे चले तो इसमें देखो आप, हमें क्या मिला मान, हमें मिला dB बराबर, सदिश रूप में लिखा था, उससे पहले अदिश रूप में लिखा था, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये था। अब इसके अंदर देखो पहला केस क्या है इसके अंदर, कि हम देखें कि थीटा का मान रखेंगे तो dB का मान आपको अलग मिलेगा। थीटा का मान बदलेंगे, dB का मान अलग अलग आएगा। अब देखो थीटा का मान क्या रखें, सबसे पहले थीटा का मान ले लेते हैं 90 डिग्री। मान लो तार ये रहा, तार की लंबाई, तार का अल्पांश ये रहा, और बिंदु ऐसे है, r दूरी पर बिंदु है। ठीक है, तो r दूरी पर अगर बिंदु है तो मुझे बताओ, अल्पांश का तो ये दिशा हो गई और बिंदु की दिशा ये हो गई। तो पहला मैं कह रहा हूँ थीटा का मान 90 डिग्री ले लेते हैं। अब थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे तो dB का मान क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया dB का मान। ये अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा आपको, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिकतम मिल गया। ठीक है, सेकंड केस देखो, इसमें बाद सेकंड केस आता है इसके अंदर, आप देखो कि थीटा का मान 0 डिग्री। अब थीटा का मान 0 डिग्री, तो ये बनने में भी हमें दिखना चाहिए, बना के भी हमें समझना चाहिए कि थीटा का मान 0 है तो बिंदु कहाँ होगा। ठीक है, तो देखो तार ये रहा, तार आपका ये रहा, धारा इसमें बह रही है, अल्पांश मैंने ये ले लिया, और अल्पांश का जो सदिश होता है, अल्पांश का सदिश इस दिशा में है, ये हो गया आपका dl सदिश। ठीक है, अब बिंदु कहाँ है, बिंदु अगर इधर होगा तो 90 डिग्री का कोण है, बिंदु अगर यहाँ होगा तो 90 डिग्री से कोण कम मिलेगा। सपोज करें बिंदु कहाँ है, देखो आप, बिंदु अगर यहाँ है, सपोज ये रहा बिंदु, तो ये कोण होगा ना थीटा, r सदिश और dl के मध्य कोण थीटा है रहा, और वो भी यहाँ पे वो कोण क्या है, 90 डिग्री है। और 0 करना हो तो बिंदु कहाँ चला जाएगा, बताओ, थीटा को कम करो, थीटा को कम करो तो बिंदु इस साइड आ जाएगा। r को हमें बनाना पड़ेगा, बिंदु को जो बनाना पड़ेगा वो यहाँ बनाना पड़ेगा, ये रहा बिंदु P। तो dl की दिशा भी यही है और बिंदु की दिशा भी यही होगी। बिंदु कहाँ है, बिंदु भी तो इसी दिशा में है, ये आ गया r सदिश, ये आ गया dl सदिश, तब मिलेगा कोण 0। और साइन 0 अगर रख दिया तो dB का मान 0 आएगा, dB का मान क्या आएगा, 0। साइन 0 0 होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 आएगा। अब 0 कब आएगा, जब बिंदु सदिश और अल्पांश सदिश के मध्य 0 डिग्री कोण हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिंदु कहाँ स्थित है, बिंदु तार की लंबाई के अनुदिश, मतलब तार को अगर माने, तार की अक्ष मान लो, तार की लंबाई की दिशा मान लो, अगर उस तार की लंबाई के अनुदिश ही कहीं बिंदु स्थित है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 0 होगा। जैसे ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ये सारे बिंदु जो हैं इन पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये बिंदु तार की लंबाई के अनुदिश है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना dB कहाँ 0 होगा, बिंदु जो कहाँ स्थित होगा, बिंदु जो तार की लंबाई के अनुदिश स्थित है, जो तार की लंबाई के अनुदिश हो, तार की लंबाई के अनुदिश हो। dB कहाँ पे 0 होगा, जो बिंदु तार की लंबाई के अनुदिश होगा उस पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। क्लियर है बात, ये भूल जाएंगे बच्चों को जब चुंबकीय क्षेत्र के सवाल कराते हैं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, एक तार है, एक लूप है, कुछ भी अलग अलग धारावाहिक चालक दे रखे हैं आपको, तो उस टाइम पता नहीं होता, हमें तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना आता है, सूत्र में आता है, हम वो सूत्र लगाने लग जाते हैं, मगर ये पॉइंट भूल जाते हैं कि ये बिंदु अगर तार की लंबाई के अनुदिश ही है तो वहाँ पर निकालने की जरूरत कहाँ है, वहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा।
फिर बच्चे लगे रहते हैं, हाँ डीबी वो सूत्र लगा दिया तार का और मान निकालने बैठ गए। तो मान कैसे निकालोगे भाई, जब वो बिंदु कहाँ स्थित है, तार की लंबाई के अनुदिश कोण 0 होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा तार में धारा बहती है तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बियो-सावर्त के नियम से ज्ञात किया जाएगा। हमने आज बियो-सावर्त का नियम पढ़ा है, उसको हमने यूज़ नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। तो बियो-सावर्त के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसमें आप देखोगे कैसे कैसे कहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका मान क्या होता है, वो बियो-सावर्त के नियम से ही हमें मिलता है। ठीक है, अल्पांश के कारण बियो-सावर्त के नियम बताया, संपूर्ण तार के कारण हम उसका समाकलन करके निकाल लेंगे। तो सूत्र का जो हम कहते हैं उत्पादन जो है, शुरुआत जो हुई है वो बियो-सावर्त के नियम से होती है। उसको समाकलन करके पूरा सूत्र बनाना वो हम आगे करेंगे। मैथमेटिक्स मतलब समाकलन की मदद से हम पूरा सूत्र बना सकते हैं, पर शुरुआत कहाँ से होगी, बियो-सावर्त के नियम के लगाने से। इसलिए बियो-सावर्त के नियम के अनुप्रयोगों में आप अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र के मान के सूत्र पढ़ोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप पढ़ते रहिए, यहाँ तक नोट्स कंप्लीट करें, नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट हम डेरिवेशन भी करेंगे, इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे जब, वो भी आप करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।